Good morning, dear student. Today our topics principle of inheritance and variation. आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि इसमें सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जरूरी कुछ है ना इम्पोर्टेंस है ना कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जनरली आपका हमारा जो बॉडी में आपका जो क्रोमोसोम होती है ना, आपका ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, आपका फर्स्ट क्रोमोसोम, और ये आपका क्या होती है सेकेंड क्रोमोसोम है ना, ये आपका सेकेंड क्रोमोसोम। आपका बॉडी में आपका जो क्रोमोसोम है ना, इस हर एक क्रोमोसोम की एक फोटोकॉपी होती है। यानी आपका ये फर्स्ट क्रोमोसोम्स और ये उसका सेकेंड क्रोमोसोम, यानी आपका फर्स्ट क्रोमोसोम और जो है आपका सेकेंड क्रोमोसोम की क्या होती है, आपका फोटोकॉपी होती है। बोथ आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। आपका फर्स्ट क्रोमोसोम और सेकेंड क्रोमोसोम दोनों को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों को क्या बोलेंगे आपका होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। आपका फर्स्ट क्रोमोसोम की ये सेकेंड जो होती है आपका फोटोकॉपी है। तो हर एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, एक फोटोकॉपी होती है, जिसको बोला जाता है, दोनों को एक साथ बोलेंगे आपका बोथ आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के अबव ऊपर में, हर क्रोमोसोम के ऊपर में एक क्या हो जाती है आपका जीन होती है। समझ में आ रहा है? आपका हर एक क्रोमोसोम के ऊपर में एक क्या होती है, जीन होती है। और ये जो जीन होते हैं आपका जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो आपको पता है कि हर एक क्रोमोसोम के ऊपर में क्या होती है, आपका जीन होती है। और ये जो जीन होती है, और जीन क्या होती है, आपका जीन जो होती है स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए के एक छोटा सा जो यूनिट होती है उसी को आपको बोला जाता है जीन। और ये जो जीन होते हैं आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन, यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, सब कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका बता दिया कि हर एक क्रोमोसोम की एक फोटोकॉपी होती है, बोथ आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको यहाँ पर क्रोमोसोम हो गया। तो इस प्रकार आपका दो क्या दिया, आपका 2 क्रोमोसोम दिया गया। यहाँ पर आपको 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। आपका 2 क्रोमोसोम में कितना, हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट, आपका यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है। आपका 2 क्रोमोसोम, इस 2 क्रोमोसोम में आपको कितना जीन दिखाई दे रही है, 2 जीन। बट जो एलील हैं आपका, हाउ मेनी एलील आर प्रेजेंट, तो आपका 4। आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये आपका क्या है, एलील्स हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ आपको क्या कहते हैं, आपका 4 एलील्स दिखाई दे रही है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार क्या हो जाती है, आपका ये दिखाई दे रहा है। और मैं बताऊं क्रोमोसोम क्या है, व्हाट डू मीन बाय क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द nucleus of plant and animal cell. Each chromosome is more of protein. Each chromosome are made of protein and DNA. ये जो क्रोमोसोम होती है आपका प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होती है। और चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उसके न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर में क्या होती है, आपका जीन प्रेजेंट होती है। और ये जो जीन होती है आपका कैरेक्टरिस्टिक को वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या करती हैं, आपको ट्रांसफर करती हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका बताया है ना। तो यहाँ पर जो जनरली आपका दिया गया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको स्टार्ट करने के पहले जो आपका जो कैरेक्टर्स है ना, व्हाट डिफरेंस बिटवीन आपका जो कैरेक्टर एंड ट्रेड, जो मेजर डिफरेंस होती है, इसको जो डिफरेंस बिटवीन आपका कैरेक्टर एंड ट्रेड, आपका कैरेक्टर और ट्रेड में क्या डिफरेंस होती है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, जो कैरेक्टर्स होती है और डिफरेंस होती है। जनरली जो कैरेक्टर्स होती है उसको कलर से शो करते हैं, और जो ट्रेड होती है उसको कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, ठीक है, आपका क्या होता है, इसको कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर से जाना जाता है। समझ में आ गया? जो आपका
कलर है उसको कैरेक्टर यानी कैरेक्टर को कलर से शो करते हैं, और जो ट्रेड है उसको बोला जाता है आपका कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पहले से बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको 2 क्रोमोसोम है ना, यहाँ पर पहले से मैं एक्सप्लेन किया है। ये आपका फर्स्ट क्रोमोसोम, ये आपका सेकेंड क्रोमोसोम। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट क्रोमोसोम, ये आपका फर्स्ट क्रोमोसोम और ये आपका सेकेंड क्रोमोसोम। आपका इस क्रोमोसोम में ये आपका क्या है, एक एलील्स है, इसको स्मॉल से कर सकते हैं, कैपिटल से भी कर सकते हो। ये आपका दूसरा में क्या है आपका, ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, जैसे भी आपको कर सकते हो, कैपिटल कैपिटल ए या स्मॉल स्मॉल किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये जीन हो गया है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक जीन हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी एक जीन हो गया। यानी आपका 2 क्रोमोसोम में है ना 2 जीन है, और कितना एलील्स की बात जब हो रही, एलील्स जब होगा तो कितना होगा आपका 4। कौन कौन सा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी। ये मैं पहले से बता चुका हूँ आप लोगों को। ये क्या होते हैं आपका 4 एलील्स हैं, समझ में आ रहा है, ये आपका 4 एलील्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, आपका कैरेक्टर, यानी आपका जब क्या होती है मोनोहाइब्रिड में ओनली सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है, और डाईहाइब्रिड में क्या होते हैं 2 कैरेक्टर, यानी 2 कैरेक्टर की, जब 2 कैरेक्टर की बात आती है तो डाईहाइब्रिड होती है, और सिंगल कैरेक्टर की बात आती है तो क्या हो जाती है आपका मोनोहाइब्रिड होती है। समझ में आ गया, तो ये हुआ कैरेक्टर की बात। दूसरा हो गया आपका ट्रेट। ट्रेट में क्या होती है आपका, जो एलील्स के फॉर्म में, यानी आपका जो ट्रेट होते हैं वो एलील्स के फॉर्म में होते हैं, यानी जो ट्रेट होते हैं वो ट्रेट कौन होती है आपका, एलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो ट्रेड्स होते हैं वो एलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है, एलील्स, यहाँ पर आपका जो एलील्स दिया है वो एलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे माना कि यहाँ पर जो एक रेड कलर है, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर में कैपिटल ए है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका जो एलील्स है आपका एक रेड कलर है ना, जो एलील्स है ए है वो रेड कलर है, समझ में आ गया। और जो आपका क्या बोलना चाहिए, एक रेड लेते हैं और एक क्या होता है ब्लैक कलर लेते हैं। जो ब्लैक है, ब्लैक कलर वो स्मॉल ए है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो आपका रेड कलर है वो कैपिटल ए है, और जो ब्लैक कलर है वो स्मॉल ए है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे तो इनमें से एक डोमिनेंस कैरेक्टर का होगा और एक रेसेसिव कैरेक्टर का होगा। तो कैपिटल ए कौन सा होगा आपका, डोमिनेंट कैरेक्टर का होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर का है, और जो स्मॉल ए वो होगा आपका रेसेसिव कैरेक्टर का होगा। क्यों होगा, जब क्या करते हैं हम दोनों को क्या करेंगे, आपका मेटिंग कराते हैं, कैरेक्टर करते हैं, आपका दोनों को क्या होता है क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, तो क्या होते हैं आपका फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या हो जाएगा, आपका रेड कलर विजिबल होगा। तो यहाँ से इसको प्रूफ होता है कि जो कैपिटल ए है वो डोमिनेंट कैरेक्टर का होगा, और जो स्मॉल ए है वो रेसेसिव कैरेक्टर का होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यानी जिन आपका इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक जिन बोलेंगे। किसको, दोनों को मिलाकर आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को मिलाकर आपको क्या बोलेंगे, एक जिन बोलेंगे, है ना। अर्थात एक को हम एलील अगर सिंगल सिंगल रहता है, कैपिटल ए रहेगा या स्मॉल ए, ये दोनों को अलग अलग हम लोग एलील बोलेंगे, लेकिन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, जिन बोलते हैं। समझ में आ गया। तो कैपिटल जो ए है रेड कलर होगा, और जो स्मॉल ए है वो क्या होगा आपका रेसेसिव यानी आपका ब्लैक कलर है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है आपका कैरेक्टर जो कलर को शो करता है, और कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर यानी ट्रेड जो होता है कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, जिसमें एक डोमिनेंस कैरेक्टर का होता है और एक रेसेसिव कैरेक्टर का होता है। यहाँ से आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गया है। उसके बाद है ना आपका मोनोहाइब्रिड मीन्स क्या होता है, जब क्या होता है सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का हम लोग स्टडी करेंगे तो मोनोहाइब्रिड होगा। जब 2 कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करते हैं तो अब क्या होता है आपका डाईहाइब्रिड होता है। तो आपका मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले आपका मैं छोटा सा क्या करता हूँ आपका ये, उससे पहले मैं आपका ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको समरी दे रहा हूँ, है ना। समरी के हिसाब से आपका इसके बारे में कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा एक आपका और एक बात है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को मैं पहले से बता चुका हूँ, है ना। तभी ये आपका स्टडी करते हैं जो थर्ड लॉ होती है, ये जो मेंडल का थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। जो मेंडल का थर्ड लॉ है वो कौन सा है पता है आप लोगों को, थर्ड लॉ कौन सा है मेंडल का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यानी यहां पर क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट। ये जो है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये क्या होते हैं, मेंडल का थर्ड लॉ होती है। और ये कैसी होती है आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, इसमें क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपका एक कमरा है ना, ये कमरा है, इसके एक कमरे में एक डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है और दूसरा क्या है आपका टीचर है। ठीक है, वो अपना काम बिना किसी को दखल अंदाज देते हुए, यानी वो अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को किसी प्रकार की कोई दखल अंदाजी, कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? और वो अपना अपना काम करेंगे और वह उसका काम जो भी काम है ना, वो उसका क्या होगा, कैरेक्टर होगा। जो आपका डॉक्टर जो काम करेगा वो उसका कैरेक्टर होगा, और जो क्या हो जाएगा, टीचर जो काम करेगा वह उसका कैरेक्टर होगा। और ये दोनों एक कमरे में हैं और ये क्या होते हैं, बिना दखल अंदाज देते हुए एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। जो अपना काम का होगा वो कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक है ना, तो इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये सेकेंड क्रोमोसोम है। समझ में आ रहा है? यहाँ फर्स्ट क्रोमोसोम, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये आपका क्या है, सेकेंड क्रोमोसोम। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये सेकेंड क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहता है, आपका जीन रहती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ठीक है, और हर एक ये जो जीन होते हैं क्या करेंगे, इक्वल, यानी ये जो जीन होंगे दोनों क्रोमोसोम का, सोचो मैं जैसे एक माना कि एक डॉक्टर, ये डॉक्टर फर्स्ट क्रोमोसोम जो है आपका डॉक्टर है। ठीक है, सेकंड क्रोमोसोम क्या है, टीचर था। मैं जैसे यहाँ पर बताया, एक कमरे में एक डॉक्टर है और दूसरा टीचर है और बिना दखल अंदाज देते हुए वो अपना काम कर रहे हैं। तो काम क्या है, उनका कैरेक्टर हुआ। तो सेम इसी प्रकार आपका जो फर्स्ट क्रोमोसोम है और ये सेकंड क्रोमोसोम है, ये क्या होते हैं, बिना दखल अंदाज देते हुए आपका पेरेंट से प्रोजेनी में क्या करते हैं, आपका इक्वली जा सकते हैं, इक्वल ट्रांसमिटेड होंगे, है ना, बिना दखल अंदाज देते हुए। ये आपका जो फर्स्ट क्रोमोसोम भी अपना पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा, आपका सेकंड क्रोमोसोम भी क्या होगा, पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा। ना आपका फर्स्ट सेकंड को दखल देगा, ना सेकंड आपका फर्स्ट दखल देगा। तो ये बोल सकते हैं कि इक्वली जा सकते हैं, यानी दोनों ही क्या होता है, ये दोनों ही दखल नहीं देते हुए इसको क्या करेंगे, आपका पेरेंट से प्रोजेनी में जाएंगे। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट क्रोमोसोम और सेकंड क्रोमोसोम दोनों इक्वली, है ना, आपका पेरेंट से प्रोजेनी में जाएंगे। ये हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होती है, आपका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है, इसमें दो लॉ होती है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर आपका दिया गया है लॉ ऑफ, जब मोनोहाइब्रिड की बात आती है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब मोनोहाइब्रिड, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो लॉ आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा देखने को मिलता है, दो लॉ, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या देखने को मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दो लॉ देखने को मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा, आपका दो एलील्स होते हैं, किंतु एक जो होता है डोमिनेंस कैरेक्टर का होगा और दूसरा क्या होगा, आपका एक रिसेसिव कैरेक्टर का होगा। ठीक है, यहां पर आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, एक जो आपका डोमिनेंस कैरेक्टर का होगा और दूसरा क्या होगा, आपका रेसेसिव कैरेक्टर का होगा, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस ओवर करवाते हैं। तो आपका क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में एक क्या होता है, एक्सप्रेस होता है और दूसरा क्या होता है, आपका एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। जो एक्सप्रेस होगा उसी को डोमिनेंस कैरेक्टर का बोलेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं होता है यानी जो इनविजिबल होता है उसको बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर, है ना। जैसे मैंने यहां पर बता दिया, आपका एक क्या होता है टॉल और दूसरा लिया ड्रॉप। ये टॉल जो है ना, क्या है, डोमिनेंस कैरेक्टर का है। कैसी है आपको बता रहा हूं, जैसे आपका ये दोनों को हमको क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं। तो आपका F1 जनरेशन में क्या मिल जाता है, F1 जनरेशन में ये भी आपको क्या मिल गया,
टॉल मिल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टी टी है ना, जो कैपिटल टी टी है वो क्या होता है आपका डोमिनेंस है। डोमिनेंस क्यों है, यानी टॉल आपका फर्स्ट जनरेशन में टॉल दिखाई दे रहा है, और स्मॉल टी टी जो ये है आपका ड्रॉप है वो क्या होता है आपका रेसेसिव है, है ना। यहाँ पर ड्रॉप नहीं बोलेंगे क्योंकि जो स्मॉल टी टी है ना, आपका दो जीन्स है, आपका एक जीन्स, ये दूसरा जीन्स है ना, दोनों क्या होते हैं आपका दोनों, यानी अब जीन्स नहीं बोलना चाहिए, इसको एलील बोले, है ना। इसको जो आपका कैपिटल ये जो है आपका एक डोमिनेंस कैरेक्टर का हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है आपका रेसेसिव कैरेक्टर का, यानी आपका जो F1 जनरेशन में जो विजिबल कर पाता है अपने आप को वो क्या होगा डोमिनेंस कैरेक्टर का होगा, जो F1 जनरेशन में अपने आप को विजिबल नहीं कर पाता हो क्या होगा आपका रेसेसिव कैरेक्टर का, ये हो गया। और दूसरा क्या होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मियोसिस की बात आती है ना, मियोसिस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमेशा क्या हो जाती है आपका मियोसिस की बात आती है। आपको पता है कि जो प्रोजेनी होती है, ठीक है, यानी आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में याद रखना, जब भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात आ गई है आपको मियोसिस की बात याद रखना, है ना, मियोसिस की बात याद रखोगे तो जब आपको पता है कि जो प्रोजेनी होती है मियोसिस गैमीट बनाते हैं, यानी जो प्रोजेनी है ना, जो प्रोजेनी है क्या बनाएगा आपका मियोसिस गैमीट बनाता है, यानी गैमीट के अंदर जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए। जो मियोसिस है ना, मैं बता चुका हूं कि पहले क्या होते हैं आपका जो प्रोजेनी होती हैं, यानी जो मियोसिस गैमीट बनाएगा तो उसमें क्या होती हैं आपका जो इंडिपेंडेंटली, जो आपका इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से आपका कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों आपको जा सकेगा, है ना, और दोनों जाएगा तो ये भी आपका 50% जा सकता है, ये भी आपका 50% जा सकता है, यानी इक्वल जाएगा, है ना, जाने की चांस होती है। तो इसी को बोला जाता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब मियोसिस गैमीट बनता है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, याद रखना उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही होता है, ठीक है। और डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी दो कैरेक्टर की बात जब आती है तो उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। तो आप लोग याद रखना, तो आपका जब डाइहाइब्रिड की बात आएगा, डाइहाइब्रिड में क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट की बात आती है, और मोनोहाइब्रिड में आपका दो होता है, एक लॉ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आ गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले आपको क्या करते हैं, जो मेंडल एक्सपेरिमेंट था, जो मेंडल ने, है ना, मेंडल जो होते हैं आपका जेनेटिक्स के नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं, उनका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन्होंने क्या किया था, आपका जो पी है ना, मटर पी प्लांट पे उन्होंने क्या किया था, रिसर्च किया था। स्टेप इन मेकिंग क्रॉसिंग इन पी लिखते थे, स्टेप इन मेकिंग क्रॉस इन पी, है ना। आपका जो कौन कौन सा स्टेप लिया था, फर्स्ट उन्होंने लिया था क्या है सिलेक्शन, फर्स्ट क्या था आपका सिलेक्शन, दूसरा क्या किया था आपका रिमूव ऑफ एंथर, रिमूव ऑफ एंथर, आगे बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं। और थर्ड क्या किया था आपका कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, ठीक है बेटा। तो ये क्या होते हैं स्टेप इन मेकिंग क्रॉस इन पी। तो ये कौन कौन सा या 3 स्टेप को इन्होंने चूज किया था, सिलेक्शन, है ना, उन्होंने क्या को सिलेक्ट किया मैं बताऊंगा, फिर रिमूवल ऑफ एंथर, इसको नोन एज इमैस्कुलेशन, इसको इमैस्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, और कलेक्शन क्या, उसके बाद उन्होंने जर्मिनेशन किया। तो सबसे पहले क्या होते हैं आपका जो है ना मेंडल्स लॉ होते हैं, इन्होंने 7 ईयर तक कंटिन्यू चला, यानी जो मेंडल्स लॉ है ये 7 ईयर्स, है ना, 7 साल तक उन्होंने कंटिन्यू ये काम किया। और उसमें क्या था आपका प्योर ब्रीडिंग लाइन को चूज किया था। प्योर ब्रीडिंग लाइन क्या होता है बताऊंगा, प्योर ब्रीडिंग लाइन, प्योर ब्रीडिंग लाइन को उन्होंने क्या किया था चूज किया था। और होता है क्या बताना, प्योर ब्रीडिंग लाइन, है ना, प्योर ब्रीडिंग लाइन को उन्होंने चूज किया था। और ये जो होते हैं आपका होमोजाइगस होते हैं, है ना, और प्योर ब्रीडिंग लाइन को चूज किया था, यानी प्योर ब्रीडिंग लाइन क्या होता है होमोजाइगस डोमिनेंस भी हो सकता है, जो प्योर ब्रीडिंग लाइन होमोजाइगस
डोमिनेंस कैरेक्टर का भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर का भी हो सकता है। होमोजाइगस क्या होगा आपका, डोमिनेंस कैरेक्टर का भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर का भी हो सकता है। इसी को ही बोला जाता है आपका प्योर ब्रीडिंग लाइन। तो मैं बता रहा हूं यहाँ पर ये दोनों क्या होते हैं आपका होमोजाइगस, यहाँ लिख सकते हैं होमोजाइगस, है ना। ये जो होगा कैपिटल ए और ये क्या हो सकता है स्मॉल ए। समझ में आ रहा है। ये होमोजाइगस ये होगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर का एंड ये होगा आपका रेसेसिव कैरेक्टर का। तो ये जो प्योर लाइन ब्रीडिंग लाइन्स होती है या तो होमोजाइगस डोमिनेंस कैरेक्टर का हो सकता है या होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर का हो सकता है। इसी होमोजाइगस डोमिनेंस या रेसेसिव कैरेक्टर को ही बोला जाता है आपका प्योर ब्रीडिंग लाइन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग लाइन को क्या था और इमोस्कुलेशन, इसको है ना आपको बोला था रिमूवल ऑफ एंथर, इसको बोला था इमेस्कुलेशन, रिमूवल इमेस्कुलेशन, है ना। व्हाट डू मीन बाय इमेस्कुलेशन, यानी रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन से इसने क्या था, और आपको ये जो प्योर ब्रीडिंग लाइन प्राप्त होने के पश्चात इन्होंने इसको क्या किया था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या था। सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या था, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इससे है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के पश्चात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ये पूरा क्लीन कर देते हैं। तो जो प्योर ब्रीडिंग आपका चाहे वो होमोलोगस डोमिनेंट कैरेक्टर का हो या होमोलोगस रेसेसिव कैरेक्टर का हो, उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया था। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से पहले उन्होंने क्या किया था, दो स्टेप को अपनाया था। एक होता है मैं अभी बताया इमेस्कुलेशन और दूसरा है बेगिंग। क्या बताया था, बेगिंग, है ना, बेगिंग। इमेस्कुलेशन मीन्स क्या होता है, आपका जो एंथर होता है उसको रिमूव किया था और जो बेगिंग होता है स्टिमा के ऊपर एक कवर लगा दिया था, बैक लगा दिया था। यानी यहाँ पर लिख सकते हो आपका स्टिग्मा जो होता है, ये माना कि आपका स्टिग्मा है, इसके ऊपर एक कवर लगा दिया था, बैक लगा दिया था, इसी को बोला जाता है आपका बेगिंग। ये आपका स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर एक बैक लगा दिया था जिसको बोला जाता है आपका बेगिंग। समझ में आ गया। तो इन्होंने क्या था, बैक इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर इसको बेगिंग नहीं कर देता है तो सेम स्पीसीज का जो पोलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा को फर्टाइल कर देगा और हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। इसी कारण क्या हो जाता, इमेस्कुलेशन एंथर इसलिए निकाल दिया था कि क्यों, एंथर अगर वहां से चला जाएगा जो पोलन ग्रेन है आपका स्टिग्मा तक और उसी को फर्टाइल कर देगा। और अगर बेगिंग नहीं करते हैं तो अगर उसी स्पीसीज का क्या होगा, आपका एंथर आके जो पोलन ग्रेन आके उसको क्या होता है, आपका स्टिग्मा को फर्टाइल ना कर सके। इसी कारण उसमें क्या किया था, आपका क्या था, बेगिंग लगा दिया था। और बात है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी सिलेक्शन में क्या कहता है, कौन कौन से उन्होंने सिलेक्ट किया था, स्मॉल रिप्रोडक्टिव साइकिल, है ना। ये तो आपका हो गया, यानी आपका है ना। फिर उसके बाद सिलेक्शन की बात आती है। सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या 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 था, सब फर्स्ट क्या होता है आपका स्मॉल रिप्रोडक्टिव साइकिल, है ना। जिस प्लांट का स्मॉल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, छोटे है ना रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं, उस प्लांट को उन्होंने चूज किया था, है ना। ये नहीं है कि आपको हम लोग अभी लगा रहे हैं 5 साल बाद वो क्या होगा, उसमें फ्लावर होंगे, है ना। तो ऐसे नहीं, जितना स्मॉल रिप्रोडक्टिव साइकिल हो उसी प्लांट को उन्होंने क्या किया था, चूज किया था। ठीक है। और दे शुड हैव कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, इनमें से जो कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर था, एक टॉल था और दूसरा क्या था आपका ड्रॉप था। कंस्ट्रक्टिंग जो कैरेक्टर था, यहां लिख सकते हैं सेकंड में कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर। कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर में आपका एक क्या था, एक टॉल था, है ना, और दूसरा क्या था आपका ड्रॉप था, टी। ये टॉल है और ये ड्रॉप है। कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर का क्या था, है ना। और इसके बाद उन्होंने क्या होता है, रिमूव ऑफ एंथर, इसको मैं बताता हूँ इमेस्कुलेशन। और इस प्रकार सबको करने के पश्चात क्या क्या था, उन्होंने उस सीड का क्या क्या था, कलेक्शन किया। कलेक्शन करने के पश्चात उसको जर्मिनेशन करके उन्होंने क्या क्या था, उस पी का है ना रिसर्च किया था। और उन्होंने क्या क्या था, आपका पूरी कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर का पता चला। तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन सा कैरेक्टर को मेंडल ने सिलेक्ट किया था, मैं आपका जो 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं, है ना, 7 साल तक कंटिन्यू उन्होंने जो 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर होती है वो कौन कौन सा 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो 7 कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर था वो कौन कौन सी था, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो आपका लिख सकते हैं कि एक सेट आपका कैरेक्टर
ठीक है। और दूसरा साइड डोमिनेंस कैरेक्टर आपका स्टेप से बना दें। एक होता है डोमिनेंस कैरेक्टर का था और एक होता है रेसेसिव। इसको डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा 7 फर्स्ट क्या रहता है आपका, फर्स्ट जो होता है स्टीम हाइट, है ना। जो स्टीम हाइट है, स्टीम हाइट उन्होंने स्टीम हाइट का चूज किया था। स्टीम हाइट जो होता है, एक होता है टॉल, ठीक है, यानी कैपिटल टी, और दूसरा क्या था आपका ड्रॉप, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। यानी जो आपका स्टीम हाइट जो होता है, टॉल जो होता है कैपिटल टी, और जो ड्रॉप होता है स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, जो फ्लावर कलर था कौन कौन था, एक वायलेट था, वायलेट जिसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, डब्ल्यू से, और ये डब्ल्यू जो होता है आपका डोमिनेंस कैरेक्टर का था, है ना। और दूसरा क्या था आपका व्हाइट, जिसको स्मॉल, ये कैपिटल डब्ल्यू से, इसको स्मॉल डब्ल्यू से, है ना। और थर्ड क्या था आपका, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक था ये आपका क्या था, फ्लावर पोजीशन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आपका फ्लावर पोजीशन, यानी जो फ्लावर का पोजीशन कैसे था, एक्साइल था या आपका टर्मिनल था। एक्साइल लिख सकते हैं, एक्साइल जो है वो डोमिनेंस कैरेक्टर का है, और जो टर्मिनल साइड से निकलते थे वो क्या है आपका टर्मिनल, वो क्या है आपका रेसिस्टिव कैरेक्टर का था, यानी इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। फिर क्या होता है आपका पोर्ट शेप, पोर्ट का जो शेप था, फोर्थ आपका पोर्ट शेप, जो पोर्ट था उसका शेप कैसे था, एक होता है आपका इन्फ्लेटेड यानी फूला हुआ, और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूट यानी उबड़ खाबड़। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड है ना, फूला हुआ बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड, ट्रीटेड यानी उबाड़ खाबड़, यानी। और फिफ्थ में उन्होंने क्या सिलेक्शन किया था, यानी आपका ये 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन्होंने मेंडल उसको क्या कहता है आपका 7 कैरेक्टरिस्टिक को उन्होंने चूज किया था, है ना, कॉन्स्टेटिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं। और दूसरा है आपका पोर्ट शेप का हो गया, दूसरा है पोर्ट कलर, यानी जो पोर्ट कलर था, है ना, जो पोर्ट कलर था, एक होता है आपका ग्रीन कलर, कौन सा था ग्रीन कलर, और दूसरा क्या था आपका येलो कलर, ठीक है, ग्रीन कलर और येलो कलर। और दूसरा क्या था सीट शेप, सीट जो था आपका सीट का जो शेप था, है ना, पोर्ट शेप और सीट शेप। सीट जो शेप था, सीट शेप कैसे कैसे था, एक राउंड था, है ना, राउंड, और दूसरा क्या था आपका रिंकल, रिंकल, और लास्ट जो था, है ना, आपका सीट कलर, सीट कलर, सीट कलर का क्या आंसर था आपका येलो और ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। इन्होंने क्या था, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है, इन्होंने ये 7 कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने चूज किया था, है ना। इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं आपका कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, क्या बोला था आपका कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर, कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स, है ना, ये है आपका कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर जिन्होंने मेंडल इसको सेलेक्ट किया था, है ना। स्टीम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोर्ट शेप, पोर्ट कलर, सीट शेप एंड सीट कलर, ये आपका 7 कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर है जिन्होंने आपका मेंडल ने आपका एक्सपेरिमेंट करने के पहले ये सब 7 कैरेक्टरिस्टिक को उन्होंने क्या किया था चूज किया था, ठीक है। उसके बाद है इस करने के पश्चात मैं थोड़ा सा और बता दूं, यानी आपका जो गेमिट, गेमिट कैसे बनते हैं, है ना। फिर हम लोग ओरिजिनल पॉइंट पर आएंगे कि आपका जो मोनो हाइब्रिड क्लास क्या है, डाई हाइब्रिड क्लास क्या है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होते हैं, इसको तो आपको पता चल गया, इसको क्लीन कर देते हैं। आफ्टर देन आपका जो गेमिट्स होती हैं, है ना, गेमिट्स यानी आप लिख सकते हो आपका टाइप ऑफ गेमिट्स, यानी गेमिट्स कैसे बनते हैं, मोनो हाइब्रिड क्लास में कैसे बनेगा, है ना, यानी जो गेमिट होती है जनरली कैसे बनते हैं, जैसे मोनो हाइब्रिड अब टाइप ऑफ गेमिट, है ना, या हाउ टू मेक गेमिट, हाउ टू मेक गेमिट, गेमिट,
है ना, हाउ टू मेक गैमीट्स। तो आपका जो दिया गया है मोनोहाइब्रिड क्रास, मोनोहाइब्रिड क्रास में पहले बनाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रास। मोनोहाइब्रिड क्रास में क्या होते हैं, आपका सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है, यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर एक कैपिटल ए और कैपिटल बी, यहाँ पर कितना है आपका 2 जीन है और कितने एलील्स हैं, 4 एलील्स हैं। तो यहाँ पर क्या कितना आपका गैमीट्स बनेगा, पता है आप लोगों को इसको कितना गैमीट्स बनेगा, बता सकते हो इसको 2n, यानी आपका 2 × 2 या 4 गैमीट्स है ना। यहाँ पर कितना गैमीट्स बनेगा, 4 गैमीट्स। ये इसके साथ क्रॉस करेगा, ठीक है, एक गैमीट बनेगा। और किसके किसके साथ क्रॉस करता है, इस स्टेप से हम लोग नहीं करते हैं, चलो इस पहले से इसको इस स्टेप से लिख देते हैं, है ना। आपका जो ए है, ठीक है, ए किसके किसके साथ करेगा, ए जो होता है आपका कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ क्रॉस करेगा, समझ में आ गया। और आपका हाँ ठीक, आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी, आपका जो कैपिटल ए है कैपिटल बी और स्मॉल बी के साथ क्रॉस करेगा, और जो स्मॉल ए है वो किसके साथ क्रॉस करेगा, आपका किसके साथ, कैपिटल बी और किसके साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी आपका बना कैपिटल ए कैपिटल बी, आपका क्या बना कैपिटल ए स्मॉल बी, आपका स्मॉल ए कैपिटल बी, और आपको बना, यानी आपका 4 गैमीट बन गया। तो इस प्रकार क्या होते हैं, आपका गैमीट का फॉर्मेशन भी होते हैं, है ना। उसके पश्चात हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो आपका हाउ टू मेक गैमीट्स, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रास में किस टाइप से गैमीट बनाते हैं, उसी प्रकार आपका सेम है आपका डाइहाइब्रिड क्रास में भी कैसे गैमीट बनाया जाता है ना। तो इस प्रकार आपका गैमीट का फॉर्मेशन कैसी होता है मैं यहाँ आपको बताया।